नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन यानी महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट पर फिर से एक बार बात करने आए हैं। और आज हम इस पाठ के जिस खंड पर हैं वो भारत के इतिहास के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही बड़ा रोचक भी है। आज हम बात करेंगे 1942 1942 से लेकर 1947 के जो अंतिम 5 वर्ष थे अंग्रेजों के शासन के। उसमें क्या क्या ऐसे घटनाक्रम घटे, क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें हुई जिसके कारण भारत का विभाजन हो गया और साथ ही भारत को स्वतंत्रता भी मिली। जैसा आपको पता है कि 1942 के वसंत में यानी स्प्रिंग में, जैसे आज इसी समय का मौसम जैसे आजकल चल रहा है, अब ये फरवरी मार्च का मौसम था जब इंग्लैंड की सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने भारत की समस्या पर विचार करने के लिए अपने एक मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा था। और वो उन्होंने आकर भारत के नेताओं से, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, इन सब से करने की कोशिश की, प्रयास किया कि कोई समाधान निकल आए। क्योंकि जो पाकिस्तान की जो मांग कर रहा था लीग, मुस्लिम लीग, वो कहा चाहता था कि हमारा पाकिस्तान बने, जबकि कांग्रेस भारत के, अखंड भारत के पक्ष में थी। वो इस तरह धर्म के आधार पर किसी तरह के विभाजन के खिलाफ थी और सभी चाहते थे कि अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिले। तो इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए कि स्वतंत्रता कैसे मिले, क्या प्रक्रिया हो, किस तरह की बातें हो, इसी पर बात करने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे भारत में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उस क्रिप्स मिशन की असफलता इस वजह से हुई कि कांग्रेस की यह मांग थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें जो रक्षा मंत्री हो, रक्षा सदस्य हो, डिफेंस मेंबर जो हो, वो कोई भारतीय हो। अंग्रेज ऐसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो इसी आधार पर क्रिप्स मिशन समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, असफल हो गया था। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी आपसे इस पर बातचीत की थी। अब हम उससे आगे की घटनाओं के बारे में देखते हैं और ये 5 साल भारत के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये तीसरा बड़ा आंदोलन कौन था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो आंदोलन था, इसके बारे में हम अगर बहुत गहराई से देखें तो ये गांधी जी के पिछले 2 बड़े आंदोलनों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों से ही बिल्कुल अलग प्रकृति का था। क्यों क्यों था इसका ये अलग प्रकृति का? क्योंकि ये वास्तव में एक जन आंदोलन बन गया था जिसमें नेताओं के बिना ही जनता स्वयं लड़ी, स्वयं आंदोलित हुई। और सबसे अधिक हिंसक आंदोलन भी यही रहा उन दोनों के मुकाबले में। और मैं कहूंगा कि यह सबसे अधिक सफल भी रहा, क्योंकि जनता ने, भारतीय लोगों ने इस बार ब्रिटेन को अपनी ताकत दिखा दी और कई क्षेत्रों को, कई शहरों को, कई जिलों को भारतीयों ने स्वतंत्र करा लिया और बहुत दिनों तक अपनी स्वतंत्र सरकार, अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। अंग्रेजों का शासन उन जिलों से खत्म हो चुका था, अंग्रेज अधिकारी वहां से भाग गए थे और इन जिलों का, इन शहरों का जो शासन था वो भारतीय लोग कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बड़ी अचंभित करने वाली बात थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये उन दोनों पुराने आंदोलनों से यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन दोनों से अलग था, इन दोनों से एक अलग प्रकृति का था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने ग्वालियर, जो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था।
लेकिन उससे एक दिन पहले ही गांधी जी समेत सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बावजूद भी यह आंदोलन रुका नहीं, शुरू हुआ और बहुत सफलतापूर्वक चला। जो हमारी अलग अलग जो छोटे भी नेता थे और आम लोग भी इस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। हालांकि गांधी जी को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे थे। कांग्रेस में एक कुछ समाजवादी कार्यकर्ता थे, समाजवादी पृष्ठभूमि के और समाजवादी विचारों के। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध थे जयप्रकाश नारायण। तो ये जो लोग थे, ये उस समय बहुत युवा लोग थे सारे। तो ये सारे युवा जो थे वो अंडरग्राउंड रह के, भूमिगत रह के, यानी पुलिस की नजरों से छिपकर इस आंदोलन को चलाते रहे। इसी आंदोलन के दौरान अंडरग्राउंड रेडियो, भूमिगत रेडियो भी शुरू किए गए, जिसमें सरकार से छिपकर, अंग्रेज से छिपकर रेडियो चलाया जाता था, जिसके द्वारा भारतीयों को संदेश दिए जाते थे, प्रेरणा दी जाती थी। तो ये एक तरह से पूरी तरह पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी इस आंदोलन के दौरान। तो हमने देखा कि कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध यानी अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस के द्वारा प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। अब हम दो जिलों या दो शहरों की बात करते हैं। एक पश्चिम में यानी महाराष्ट्र में सतारा और दूसरा बंगाल में पूरब में मेदिनीपुर। इन दो जिलों में स्वतंत्र सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट बन गई। जैसे मैंने आपको बताया ना, अंग्रेज शासकों को, जो अंग्रेज अधिकारी थे, कलेक्टर, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जो भी अंग्रेज अधिकारी होते थे जो जिले की सरकार चलाते थे, उन सबको भगा दिया गया। वो डर के मारे अपनी जान बचा के वहां से भाग गए। जनता ने इन जिलों में सरकारी तंत्र पर कब्जा कर लिया और जनता के लोग लगभग एक साल तक शासन चलाते रहे। जैसे सरकारी काम होते, सारे सरकारी काम होते रहे, लेकिन वो कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं कर रहे थे, बल्कि जनता कर रही थी, और वो सारे सरकारी काम जनता के हितों में हो रहे थे। तो इस तरह से ये पहला ऐसा आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें पैरेलल गवर्नमेंट यानी प्रति सरकारें बनी, जिनको महाराष्ट्र में प्रति सरकार कहते थे। पैरेलल गवर्नमेंट यानी समांतर सरकारें बनी और अंग्रेजों को हटाकर भारतीयों ने, खासकर युवाओं ने, इन सरकारों को चलाकर दिखाया। और ऐसे ही बलिया में चित्तू पांडे थे, उन्होंने भी एक प्रति सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट, समांतर सरकार चलाई। तो कई जिलों में ऐसी बातें हम देखते हैं कि वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट्स चली थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने निर्ममता की सारी हदें तोड़ दी अंग्रेजों ने। कई जगह पर तो हम देख सकते हैं कि इतने ज्यादा लाठीचार्ज, इतनी ज्यादा गोलीबारी हुई कि भारतीय जो थे वो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि उनको हताहत हुए। और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने पूरी निर्ममता, पूरे अत्याचार, पूरे दमन के साथ इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। इस विद्रोह को दबाने में सरकार को इतने दमन के बावजूद भी, इतने अत्याचार के बाद भी आसानी से सफलता नहीं मिली और पूरा आंदोलन दबाने में एक साल से भी ज्यादा का समय लग गया। तो यानी लोगों में, भारतीय लोगों में इतना ज्यादा रोष था, इतना ज्यादा गुस्सा था, इतने ज्यादा वो आंदोलित थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए इतने ज्यादा प्रतिबद्ध थे कि वो इस आंदोलन को बिना नेताओं के ही चला रहे थे। और अंग्रेज उनको इतनी बुरी तरह से मार पीट रहे थे, गोली भी चला रहे थे, लाठियां भी चला रहे थे, लोगों को जेलों में भी बंद कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोग डटे रहे और एक एक साल तक वो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते रहे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे। अंडरग्राउंड एक्टिविटी, पुलिस से छिपकर, सरकार से छिपकर रहकर वो सरकार के खिलाफ यानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम करते रहे। तो इस मायने में ये आंदोलन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इस पर विचार करने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो सही मायने में एक
जन आंदोलन यानी पॉपुलर मूवमेंट था। तो आप कैसे बताएंगे कि वो एक जन आंदोलन था? भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल हुए थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने अपने कॉलेज स्कूल छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें लाखों लाखों भारतीय लोग शामिल हुए और उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया। और इस जन आंदोलन में नेताओं से ज्यादा आम जनता की भागीदारी थी, इसलिए यह जन आंदोलन था। अब इस 1942 के इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को समझने के बाद हम आगे के घटनाक्रम और उनके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, कि कांग्रेस के अधिकांश नेता तो जेल में बंद थे, तो एक तरह से जो मुस्लिम लीग थी, जिन्ना की मुस्लिम लीग, उसे एक ओपन फील्ड, खुला मैदान मिल गया और इस वजह से वो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करने लगी और उसमें सफल रही। भारत के जिन प्रांतों में, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग लोकप्रिय नहीं भी थी, जहां उसका प्रभाव नहीं भी था, तो इस 1942 के आंदोलन 1942 के दौरान जब कांग्रेस के नेता पूरी तरह सभी जेलों में थे और जनता के संपर्क में नहीं आ पा रहे थे, उस दौरान खुला मैदान देखकर, ओपन फील्ड देखकर जो मुस्लिम लीग के नेता और कार्यकर्ता थे वो उन क्षेत्रों में भी जा जाके अपना प्रचार करने लगे, खासकर मुसलमानों में, कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, जहां पर पहले मुस्लिम लीग का कोई प्रभाव नहीं था। तो हम देखते हैं कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट की एक जो है कमी है या उसका एक हानि हुई भारत को, वो ये हानि हुई कि इस दौरान अंग्रेजों ने अपने दमन के कारण कांग्रेस के सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया और वो जनता से सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। वो मुसलमानों को नहीं समझा पा रहे थे कि पाकिस्तान उनके हित में नहीं है। तो ऐसे जब खुला मौका मिल गया मुस्लिम लीग को कि जब कांग्रेस की तरफ से कोई पाकिस्तान के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं हो पाया, तो मुस्लिम लीग मुसलमानों को जाकर ये समझाने में सफल रही, खासकर सिंध के और जो पंजाब में, जहां पर पहले तो मुस्लिम लीग का कोई प्रभाव नहीं था, उन जगहों के मुसलमानों को भी मुस्लिम लीग जाकर यह समझाने में सफल रही कि पाकिस्तान मुसलमानों के हित में और उन्हें पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहिए। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था, अब जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका एक नुकसान इस अर्थ में हुआ कि मुस्लिम लीग को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि उस दौरान सारे कांग्रेस नेता जेल में थे और वो मुसलमानों से सीधा संपर्क करके उन्हें यह नहीं समझा पाए कि पाकिस्तान की मांग गलत है और उन्हें भारत में ही एकजुट होकर रहना चाहिए। और मुस्लिम लीग ने इस मौके का फायदा उठा लिया और उनको भड़काकर पाकिस्तान के पक्ष में कर लिया, खासकर जहां पर उसका पहले कोई आधार नहीं था। जैसे पंजाब और सिंध में भी उसने मुसलमानों को भड़काने में सफलता प्राप्त कर ली मुस्लिम लीग ने। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जून 1944 की, यानी 1944 की। तो जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, यानी जब आपको पता ही है कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो यानी अब लगभग अंत की तरफ चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को अंग्रेजों ने जेल से रिहा कर दिया। 1942 में गिरफ्तार कर लिया था, 2 साल बाद 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या फासला था? सेम एक ही बात थी। मुस्लिम लीग कह रही थी कि भारत और मुस्लिम लीग कह रही थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, दो अलग कौमें हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए
अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जाएं, स्वतंत्र करके जाएं, तो उससे पहले भारत का बंटवारा करके जाएं, भारत का विभाजन करके जाएं, और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर पाकिस्तान बनवा के जाएं। ये जिन्ना और मुस्लिम लीग की पूरी तरह से ये डिमांड थी। और जो जिन्ना का ये जो फिलॉसफी थी, ये जो दर्शन था कि भारत की हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए इनको अलग अलग देश मिलने चाहिए। इस सिद्धांत को कहते हैं टू नेशन थ्योरी, यानी जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत। जबकि कांग्रेस, गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेता इस टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। उनका कहना था कि नहीं भाई, सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ ही इस देश में रहते आए हैं, उनके बीच में ऐसा कोई इतना ज्यादा मतभेद और अंतर नहीं है कि उनको रहने के लिए दो अलग अलग देशों की जरूरत पड़े, एक ही देश में दोनों मिलकर रह सकते हैं। तो कांग्रेस टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थी, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी की मांग पर अड़े हुए थे और पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो उनसे सुलह मशवरा करने, उनसे सुलह करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको थोड़ा फुसलाने के लिए, उनको अपनी बात मनवाने के लिए गांधी जी ने कई बार जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत की, कोशिश की कि भाई बंटवारा मत करवाओ, भारत का विभाजन मत करवाओ, पाकिस्तान अलग बनाने की कोशिश मत करो, इसी में हम मिलजुल कर, जो हमारा देश है इसी में हम मिलजुल कर रहेंगे, तो विभाजन की बात, पाकिस्तान की बात मत करो। लेकिन मुस्लिम लीग और जिन्ना उनकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। गांधी जी ने बहुत बार कोशिश की, कई बार मीटिंग की 1944 के बाद जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर उससे और आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात 1945 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और ब्रिटेन में नए चुनाव हुए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे वो थे एटली, और वो वहां की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, और वो बड़े इंपीरियलिस्ट थे, साम्राज्यवादी थे, और वो भारत को स्वतंत्र करना नहीं चाहते थे। वो पूरे जो ब्रिटेन का जो पहले से साम्राज्य फैला हुआ था, जिसमें भारत भी उसका एक अंग था, वो उस पूरे साम्राज्य को बनाए रखना चाहते थे, और जो अपनी कॉलोनीज को, अपने उपनिवेशों को आजाद करना नहीं चाहते थे। लेकिन अब जब 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए विश्व युद्ध के बाद, तो जो क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे कंजर्वेटिव पार्टी के, तो कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, और उसकी जगह पर नई पार्टी ने ब्रिटेन में सत्ता हासिल की और सरकार बनाई, और वो नई पार्टी थी लेबर पार्टी। ब्रिटेन में दो मुख्य दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो जो लेबर पार्टी है वो भारत के आजादी के प्रश्न से सहानुभूति रखती थी, यानी वो चाहती थी कि भारत के लोगों को आजादी दे दी जाए और ब्रिटेन अब अपनी कॉलोनीज को आजाद कर दे और अब उन पर अपना कब्जा बनाए जो उसने रखा हुआ था उसे समाप्त कर दे। तो लेबर पार्टी की सरकार भारत की आजादी के पक्ष में थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने, लेबर पार्टी की सरकार ने अपने जो वायसराय थे, जो भारत में उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवल, तो लॉर्ड वेवल से कहा कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ बैठकें करो और इस बात का एक फॉर्मूला निकाल लो कि किस तरह से इस भारत को आज़ादी देनी है और हिंदू और मुस्लिमों के बीच किस तरह से सहमति हो सकती है, बंटवारा ना हो, भारत का पाकिस्तान की निर्माण ना हो, और इसी में दोनों रहकर, भारत के अंदर ही दोनों रहकर मिलजुल कर काम कर सकें और इस कोई बंटवारा ना हो और किस तरह से आज़ादी दी जाए उसका एक फॉर्मूला तय कर लो। तो वेवेल ने इस उद्देश्य से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ कई बार बैठकें की, कई बार प्रयास किया कि भाई दोनों के बीच में सहमति हो जाए और देश का बंटवारा, भारत का बंटवारा ना हो और जो है स्वतंत्रता किस तरह से दी जाए इसका एक प्लान तैयार हो जाए। लेकिन इन बैठकों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। मुस्लिम लीग इसी बात पर अड़ी थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं और उन्हें रहने के लिए एक अलग देश चाहिए।
वो इसी बात पर अड़ी हुई थी और वो ये भी कह रही थी कि भारत में जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सबका प्रतिनिधि अकेली मुस्लिम लीग करती है। जबकि कांग्रेस चाहती थी कि नहीं, भारत का विभाजन ना हो, पाकिस्तान ना बने, इसी भारत में हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई और पारसी जो भी सब है सब मिलजुल कर रहें, किसी तरह का बंटवारा ना हो। और कांग्रेस ये भी कहती थी कि हम भारत की सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं, हम हिंदुओं के भी प्रतिनिधि हैं, हम मुसलमानों के भी प्रतिनिधि हैं, हम सिखों, ईसाइयों, पारसियों और भारत के सभी समुदायों के प्रतिनिधि हैं। लेकिन मुस्लिम लीग इस बात का विरोध करती थी और कांग्रेस को कहती नहीं, आप भारत के जो मुसलमान हैं उनके प्रतिनिधि नहीं हो, उनके प्रतिनिधि तो केवल हम हैं। इस बात पर ही ये यहां पर वेवल की बैठकों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। अब उससे और आगे चलते हैं। अब हम जैसे जैसे स्वतंत्रता के समय तक पहुंचते जा रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं 1946 की, 1946 की। 1946 की शुरुआत में, यानी जनवरी फरवरी में ही जो प्रांतीय विधानमंडल हैं थे, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी, अलग अलग सूबों की, अलग अलग राज्यों की जो विधान परिषदें थी, विधानसभाएं थी, उनके लिए नए सिरे से चुनाव करवाए गए। और जो सामान्य सीटें थी, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जहां से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था और सब मिलकर उस क्षेत्र में रहने वाले सब लोग वोट देते थे, उन्हें जनरल सीट यानी सामान्य सीट कहते थे। तो सामान्य श्रेणी यानी जनरल सीट्स पे तो कांग्रेस को बहुत भारी सफलता मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमानों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी, उस पर मुस्लिम लीग को बहुत भारी सफलता मिली। आपको याद है 1935 में मुस्लिम लीग को रिजर्व सीट पर, मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर भी कोई खास सफलता नहीं मिली थी। यानी उस समय तक भारत के मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे 1935 के चुनावों तक, 1937 के चुनावों तक। लेकिन 1946 के आते आते, यानी केवल 9 वर्षों में, भारत के मुसलमान बड़ी संख्या में मुस्लिम लीग के समर्थक बन गए और उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया। मुस्लिम लीग को वोट देने का मतलब उन्होंने भारत की विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के पक्ष में वोट दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन था, राजनीतिक ध्रुवीकरण था, वो पूरा हो चुका था। अब भारत हिंदू और मुसलमान इन दो हिस्सों में पूरी तरह से बंट चुका था। हिंदुओं ने कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाया और मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को भारी मतों से विजयी बनाया। तो इसीलिए आपकी किताब में लिखा है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कंप्लीट हो चुका था। यह बात हम देख सकते हैं 1946 के चुनावों में। लेकिन 1946 की गर्मियों में ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, वो भारत आया। भारत की आज़ादी कैसे दी जाए, हिंदू मुसलमानों का आपस में क्या समझौता हो, भारत का विभाजन हो कि ना हो, पाकिस्तान बने कि ना बने, इन सभी प्रश्नों पर कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से और भारत के जो अन्य लोग थे, अन्य जो पार्टियां थी, उनसे विचार विमर्श करके एक फॉर्मूला तय करने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 के समर में, 1946 की गर्मियों में भारत आया। ये अंतिम प्रयास था, एक महत्वपूर्ण प्रयास, जिसमें कोशिश की गई थी कि भारत का विभाजन ना हो। कैबिनेट मिशन ने अपना एक प्लान दिया जिसमें उसने ये व्यवस्था की कि भारत का विभाजन तो नहीं होगा, कोई पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, लेकिन जो प्रोविंसेस हैं, प्रांत हैं, उनको काफी हद तक ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो इसलिए जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, जैसे पंजाब है, सिंध है, और भी जो दूसरे प्रांत हैं, जहां जैसे बंगाल है, जहां पर मुसलमान बहुसंख्या में है, मेजॉरिटी में है, तो वो अपने राज्य में अपने
अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपना शासन चला पाएंगे, रहेंगे भारत के अंदर ही, लेकिन अपने जहां पर वो मेजॉरिटी में है मुसलमान, तो उन राज्यों में रहकर वो अपने हिसाब से अपना सरकार, अपना शासन चला पाएंगे। उन्हें बहुत हद तक स्वतंत्रता दी जाएगी। केंद्र सरकार उनको बात बात पर परेशान नहीं करेगी। केवल जो डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, ऐसे जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, केवल केंद्र सरकार के पास वही रहेंगे और अपना आम प्रशासन चलाने में राज्य सरकारें बहुत हद तक स्वायत्त रहेंगी, ऑटोनोमस रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी। तो इस तरह से मुसलमानों को बिना पाकिस्तान के ही काफी हद तक स्वतंत्रता मिल जाएगी और इस तरह से भारत का विभाजन हुए बिना ही, पाकिस्तान बने बिना ही मुसलमानों को काफी हद तक स्वतंत्रता मिल सकती है। इसलिए हमें जो पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, भारत का विभाजन ना किया जाए और इस तरह से उनको, मुसलमानों को स्वायत्तता देकर उनको खुश रखा जाए। यह अंतिम कोशिश थी भारत के विभाजन को टालने के लिए। लेकिन इस कैबिनेट मिशन का जो प्रयास था वो भी विफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अपने अपने कारणों से कैबिनेट मिशन की प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। और फिर उसके बाद जब ये बातें हो, यानी जब ये वार्ता टूट गई, तो जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की, यानी मुस्लिम लीग की मांग के समर्थन में डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। उसने कहा अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, तुमने बहुत दिनों से हमें पागल बना लिया कि चलो भाई तुम्हें इतनी स्वायत्तता देंगे, तुम पाकिस्तान मत बनाओ, तुम्हें ये कर देंगे, तुम पाकिस्तान मत बनाओ, अब हमें कुछ मतलब नहीं, अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, अब हम सीधा एक्शन लेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे और पाकिस्तान बनवाएंगे। तो उस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे कब निर्धारित किया गया? इसके लिए 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने। और उस दिन क्या हुआ? वो दिन भारत के सबसे काले दिनों में से एक माना जा सकता है। उस दिन कलकत्ता में भीषण दंगे शुरू कर दिए मुस्लिम लीग के गुंडों ने। हिंदुओं के घरों, दुकानों, संपत्तियों पर हमला किया, सड़कों पर चलने वाले आम निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और फिर इसकी प्रतिक्रिया में कुछ स्थानों पर हिंदुओं ने भी इकट्ठे होकर मुसलमानों पर हमला किया। यानी अब यह सांप्रदायिक दंगा का रूप इसने धारण कर लिया इस डायरेक्ट एक्शन डे ने। तो ये सबसे बुरा दिन था भारत के लिए, क्योंकि धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, कम्युनलिज्म के नाम पर अब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो मुस्लिम लीग की नीतियां हैं, जो डरा के, धमका के, दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके अपनी पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए इस तरह के हरकतें कर रही थी। और ये जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जो हिंसा शुरू हुई वो केवल बंगाल, कलकत्ता या बंगाल तक ही सीमित नहीं रही, वो देखते ही देखते ग्रामीण बंगाल, गांव तक फैल गई। बिहार में भी ये हिंसा हुई। संयुक्त प्रांत यानी जो आज का यूपी है, उस समय उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, नाम तब उसका यूपी था, तो यूपी में भी ये हिंसा फैल गई और पंजाब में भी हिंसा फैल गई। तो देखते ही देखते बंगाल से, देखते ही देखते कलकत्ता से शुरू हुई ये हिंसा भारत के अनेक प्रांतों में फैलती चली गई और धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि, और फिर आगे चलते हैं, ये तो अगस्त 1946 की बात थी ना, अब चलते हैं फरवरी 1947 में, यानी अंतिम साल जब भारत को आजादी मिली, अब हम उस पर आ गए हैं, फरवरी 1947। तो वहां क्या हुआ? अब अंग्रेजों ने अपने वॉइस रॉय को चेंज कर दिया। पहले अब तक वेवेल काम कर रहे थे, अब वेवेल की जगह एक नया वॉइस रॉय भारत में आए और उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने आकर भारत की स्वतंत्रता से संबंधित वार्ताओं को अंतिम दौर का आह्वान किया
और उन्होंने भी एक बार फिर से कोशिश करी कि भाई जो है वो विभाजन ना हो, पाकिस्तान ना बने और आपस में मिलजुल कर ही रह लें और हम भारत को स्वतंत्र करा दें। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी अंतिम बार कोशिश की, लेकिन जब सुलह के लिए जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो सुलह समझौता, जब उनके सुलह के लिए उनके प्रयास भी यानी माउंटबेटन के प्रयास भी विफल हो गए, उन्होंने भी कोशिश की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मान जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मान रही थी। वो कह रही हम तो पाकिस्तान लेके ही रहेंगे, उसके बिना हम नहीं मानेंगे। तो जब सुलह के लिए उनके प्रयास भी विफल हो गए तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने यह ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र कर देगी, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ब्रिटिश इंडिया को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही उसका विभाजन भी होगा और एक नया देश पाकिस्तान भी बनेगा। अब जब पूरा प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा तो फिर विभाजन को स्वीकार कर लिया, कांग्रेस के नेताओं ने भी फिर विभाजन को स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त का दिन नियत किया गया, उस यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में जमकर खुशियां मनाई गई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही, बहुत देर तक लाउड कंटिन्यूअस अप्लाउज होता रहा, लोग ताली बजाते रहे, इतना खुश थे कि भाई आप भारत स्वतंत्र हो रहा है। और असेंबली के बाहर जो लोगों की, आम लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, वो जोर जोर से नारे लगाने लगी। और वो नारे क्या थे बता सकते हैं? वो नारे थे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। तो इस तरह से आपने स्वतंत्र जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो अंतिम 5 वर्ष थे, 1942 से लेकर 1947 तक के जो 5 वर्ष थे, उन वर्षों में क्या क्या घटनाक्रम घटा और किस तरह से अंत में पाकिस्तान बनी गया, इन सब पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये कहूंगा कि जो पेज नंबर 363 है, उसमें सतारा में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में जो पैरेलल गवर्नमेंट प्रति सरकार बनी थी, समांतर सरकार बनी थी, तो उसके बारे में एक पेज नंबर 363 पे बॉक्स में दे रखा है, नीले बॉक्स में। आपको वो बॉक्स अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि वो सतारा की जो सरकार थी वो कैसे थी, क्या काम करती थी, और इस पर आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। और तो इसलिए आप सब इसे अच्छे ढंग से पढ़ें। और इसी तरह से पेज नंबर 363 में आपको एक फोटो दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन का, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितने महिलाओं का कितना बड़ा समूह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल है। इसके अलावा पेज नंबर 364 पर आपको एक फोटो दे रखा है महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू का, कि तीनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि भाई क्या किया जाए। तो इस तरह से कांग्रेस का नेतृत्व आपस में मिलकर सलाह करता था। वास्तव में सरदार पटेल जो थे वो कांग्रेस में रूढ़िवादी कंजर्वेटिव ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करते थे, और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो समाजवादी सोशलिस्ट स्कूल का रिप्रेजेंटेशन करते थे। और गांधी जी को इन दोनों के बीच में सलाह करानी पड़ती थी, क्योंकि दोनों के मत कई बार अलग भी होते थे। तो आज हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और आपको इसके प्रश्न भेजे जाएंगे, आप उनको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, उन प्रश्नों को, उनके उत्तर अपनी कॉपी पे लिखेंगे। और जैसा आपको पता है कि अब 26 अप्रैल 2020 से आपकी बोर्ड की सेकंड टर्म की परीक्षाएं प्रारंभ है, तो सब बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार।